YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करें कि ये जो टेलीविज़न है उस टेलीविज़न ने मोदी की जो इमेज बनाई है वो क्या है। आज 26 जनवरी 26 जनवरी की परेड और उसका भव्य चित्रण, और 26 जनवरी की परेड से पहले राम जी का भव्य चित्रण। तो आपको, और आज जो इस पर फोकस है 26 जनवरी पर, वो शक्ति ही नहीं, नारी शक्ति। हम समझ नहीं पा रहे हैं इस पूरे के पूरे खेल को, और हम लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे जेहन में टेलीविज़न इमेजों के जरिए नरेंद्र मोदी की जो छवि बिठाई गई है वो ज़्यादा काम कर रही है, और जो रियल में मोदी काम कर रहे हैं वह चीज़ें उतनी नहीं दिखाई दे रही। हम ये भी कह सकते हैं कि इमेजों में जो मोदी है वो लुभावना लगता है, और जो रियल में मोदी है वो डरावना लगता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और हमारी आदत है कि हम फोटो को सच मान लेते हैं, मीडिया में कहे को सच मान लेते हैं। मीडिया में अगर मोदी भव्य है तो हम ये मान लेते हैं कि मोदी भव्य है। मीडिया अगर ये बताए कि भारत भव्य है और दिव्य है तो हम ये मान लेते हैं कि भारत दिव्य और भव्य है। तो इस प्रसंग में जो पहली चीज जो कि समझने की है, जिसे कि नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है, वो ये कि ये जो भव्य और दिव्य इमेज, वो मोदी ने अपने काम से क्रिएट नहीं किया, बल्कि टेलीविजन के पर्दे के जरिए क्रिएट किया है। और अगर हम रियल मोदी पर ध्यान दें तो पिक्चर एकदम दूसरी दिखाई देगी। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद आज बहुत सारे लोग खुश हैं ना, वैजयंती वाला को पद्म विभूषण मिला है। खुशी की बात तो है ही, किसी को पद्म विभूषण मिले, किसी को भारत रत्न मिले, बहुत खुशी की बात है। कहां से देखेंगे? बैजंती माला को दिए गए पद्म विभूषण से देखेंगे, या नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से पंगु बनाया है, बधिया बनाया, और इसे अपनी आइडियोलॉजी के एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और कन्वर्ट किया है, और जितने बड़े पैमाने पर लगातार हमले फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में हुए वो हम भूल जाएंगे, क्योंकि वैजंती माला को इनाम मिला है। हर साल कुछ ना कुछ किसी न किसी को मिलेगा ही इनाम, लेकिन सवाल ये इनाम का नहीं है, सवाल है आचरण का। इसलिए मैं जो आपसे चीज शेयर करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की फिल्मों में जो, और फिल्म इंडस्ट्री के प्रति जो भूमिका है, और जो टीवी पर जो भूमिका है, इमेज है, उन दोनों में बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी को वे चीजें पसंद नहीं है जो उनके एजेंडे के विपरीत हैं। दिखाई दे रहा है क्या? नारी शक्ति। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 साल में क्या ऐसी कोई चीज अपने राजनीतिक आचरण से रियल सेंस में पैदा की है जिससे कि ये लगे कि नरेंद्र मोदी के अंदर नारी शक्ति के प्रति एक कटिबद्धता, प्रतिबद्धता, दया, ममता, माया, प्रेम कुछ है? हजारों लोग अभी भी मणिपुर में शरणार्थी शिविरों में हैं, उनके सैकड़ों बच्चे स्कूल से वंचित हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। कौन लोग हैं वे लोग? जिस तरह से स्त्री अदर्स में आती है, अन्य में आती है, उसी तरह अन्य में आदिवासी भी आते हैं। वे ट्राइबल लोग हैं, वे आदिवासी समूह हैं जो कि मणिपुर में तकलीफ झेल रहे हैं और हिंसाचार झेल रहे हैं। कश्मीर में जो लोग हिंसाचार झेल रहे हैं और शासन की जो जनता के प्रति जो जिसे कहें कि एक तरह से दूरी है, अलगाव है, उससे वो सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? कश्मीर के मुसलमान। तो नरेंद्र मोदी की जो टीवी में जो इमेज है, जो कि भव्य और दिव्य इमेज है, उस भव्य और दिव्य इमेज का एक दूसरा पहलू है जिसमें यह कि नरेंद्र मोदी के पास में दिल नहीं है बल्कि पत्थर दिल है। अगर दिल होता तो वे अदर्स की, हाशिए के लोगों की, स्त्री के उत्पीड़न की, आदिवासियों के उत्पीड़न की, मुसलमानों के उत्पीड़न की आवाजें सुन पाते, महसूस कर पाते। तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की, जिसको कि टेलीविजन ने बड़े कैलकुलेटेड ढंग से छिपाया, उसकी भव्यता और दिव्य छवि के जरिए, या हम ये कहें कि आर्टिफिशियल जो नकली इमेज है जो क्रिएट किया मीडिया ने, उसने छिपाया वो ये कि नरेंद्र मोदी के पास में अदर्स की, उसमें स्त्रियां शामिल हैं, उसमें आदिवासी शामिल हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल है, इनका दर्द महसूस करने की फैकल्टी ही नहीं है। लेकिन यह चीज आपको मीडिया में मिलेगी नहीं। अदर्स का दर्द महसूस करने के लिए क्या करना होता है? योगा की जरूरत नहीं है, राम जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अदर्स के पास जाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी चाय पीने तो जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर में उत्पीड़ित जो बड़े पैमाने पर जनता है उसके पास जाने का साहस नहीं जुटा सकते। वो राम मंदिर के लिए जाते समय वो किसी माझी के घर तो जा सकते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन कश्मीर की जनता का दर्द और परेशानियां जानने के लिए कभी कश्मीरी नागरिकों के बीच में जाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की, जहमत ही नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वे अन्य का दर्द महसूस नहीं करते। अन्य उनके लिए चाय के कप का प्याला है। वोट चाहिए ना, तो लोगों को बताना होगा कि देखो मैं कितना ओबीसी का वोट चाहिए, तो मैं कर्पूरी ठाकुर को वोट भारत रत्न देता हूं। लेकिन जब नौकरियां लगेंगी तब मैं कोशिश करूंगा कि ओबीसी के लोगों को नौकरियां न मिलें। मैं कोशिश करूंगा कि ओबीसी के बिहार से आने वाले लोगों को नौकरियां न मिलें। लेकिन इमेज में कर्पूरी ठाकुर रहना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानते हैं। पूछा जाना चाहिए, ये बात सवाल उठाया जाना चाहिए, और आप अपने मन में उठाइए। कहीं इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए और पता कीजिए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वह 2002 में दंगे हुए थे। दंगों से प्रभावित लोगों में कितने लोगों से वो मिले, कितने लोगों के दर्द को उन्होंने महसूस किया, कभी वो उनके बीच में गए। बिल्किस बानो का जो केस, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया, और पुनः बिल्किस बानो जो 2002 की विक्टिम है,
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तमाचा मारा है उस जमाने की और आज के जमाने की गुजरात सरकार के मुंह पर। अगर सचमुच में नारी शक्ति के प्रति कमिटमेंट था और दर्द था तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट अपराधी थे, जिन पर सजा बिल्कुल और अपराध घोषित हो चुका था, उनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से नोटिस ली जानी चाहिए और समझने की जरूरत है, वो ये कि अन्य के या अदर्स के या हाशिए के लोगों के, वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, वो किसान हों, वो स्त्री हों, इनके दर्द को समझने के लिए आपके पास में लोकतांत्रिक मन और लोकतांत्रिक नजरिया होना चाहिए। बिना लोकतांत्रिक मन और लोकतांत्रिक नजरिए के आप लोकतांत्रिक अनुभूति पैदा नहीं कर सकते, और जब तक लोकतांत्रिक अनुभूति पैदा नहीं होगी, अन्य आपको और अन्य की पीड़ाएं आपको स्पर्श ही नहीं करेंगी। नरेंद्र मोदी की ट्रेजेडी यहां है कि नरेंद्र मोदी के पास में न तो लोकतांत्रिक मन है, न लोकतांत्रिक अनुभूति है, न लोकतांत्रिक नजरिया है। पूरा का पूरा व्यक्तित्व राममय, संघमय और हिंदू मन। कौन सा हिंदू? वह जो आरएसएस ने बनाया है। तो वैसी स्थिति में आपको मणिपुर की पीड़ा, आपको कश्मीर के लोगों की पीड़ा, आपको बिल्किस बानो की पीड़ा आपको समझ में नहीं आएगी। आपको 2002 के दंगों में मारे गए लोगों की और उनकी जो संपत्ति नष्ट हुई, उनकी पीड़ा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास लोकतांत्रिक मन नहीं था। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस एपिसोड के संदर्भ में मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूं 2020 के 25 जनवरी के इकोनॉमिस्ट के अंक का, जो लंदन से प्रकाशित एक बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी की पत्रिका है, द इकोनॉमिस्ट। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसने ये हेडलाइन स्टोरी ही बनाई, उसका शीर्षक दिया था इनटॉलरेंट इंडिया, हाउ मोदी इज इंडेंजरिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। यानी असहिष्णु भारत, मोदी कैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। इस शीर्षक से स्टोरी पब्लिश की उसने, ज्यादा नहीं, 25 जनवरी 2020। और इस स्टोरी में विस्तार से नरेंद्र मोदी की नीतियों की समीक्षा की गई और कहा गया कि भारत जैसे एक सहिष्णु बहुधार्मिक भारत को, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। इस लेख में एक बात और कही गई थी कि सरकार की नीतियां, नरेंद्र मोदी की नीतियां चुनाव जीतने में तो मदद कर सकती हैं, लेकिन वही नीतियां देश के लिए, ये जो बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और दूसरे लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इस नशे में है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो हम जीतेंगे। द इकोनॉमिस्ट की जो पंक्ति है वो ध्यान से सुने और समझें। इकोनॉमिस्ट का लेखक किसी दल का मेंबर नहीं है, वो विपक्ष का भी मेंबर नहीं है। उसने लिखा है साफ कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारत संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमतर करने की मोदी की कोशिशें भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगी, और छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा, यह ऐसा नुकसान होगा जिसको कि ठीक करने में दशकों लग जाएंगे। उसने एक चीज और रेखांकित की और ध्यान खींचा, वो यह कि धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन पैदा करके बीजेपी ने अपने वोट बैंक को मजबूत किया है।
और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाया है। इससे नरेंद्र मोदी को अपना या बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था की, देश की संवैधानिक संस्थाओं की जो क्षति इस दौरान हो रही है वो अकल्पनीय है। इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि नरेंद्र मोदी की टेलीविजन इमेजों के बाहर निकल के देखें। मीडिया में जो, भारत के मीडिया में जो कहा जा रहा है वो एकदम झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस चीज को ही सिर्फ रेखांकित करने के लिए मैंने द इकोनॉमिस्ट की ये पंक्तियां संदर्भ के साथ उद्धृत की कि आप समझ सकें कि खतरा कितना बड़ा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।